Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 1 of the chapter 10 wave optics of class 12. In this part I am going to discuss wave fronts, types of wave fronts and followed by Huygens principles. इस वीडियो में मैं 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें वेव फ्रंट, तरंगाग्र, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र के प्रकार एवं हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन का सिद्धांत को डिस्कस करूँगा। ये सभी टॉपिक्स जो आज डिस्कस होंगे इस वीडियो में, वे डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रायः शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेव फ्रंट्स, तरंगाग्र। प्रकाश का तरंग सिद्धांत से हम जानते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश तरंग के रूप में ईथर नामक काल्पनिक माध्यम से, हाइपोथेटिकल मीडियम से ट्रेवल करता है, उस प्रकाश स्रोत के चारों ओर और समान समय में उस प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होकर प्रकाश तरंगिकाएं, लाइट वेवलेट्स समान दूरी तय कर जब दूसरी जगह पर पहुंचती हैं तो वहाँ स्थित माध्यम के कण, ईथर कण कंपन करने लगते हैं। द ईथर पार्टिकल्स of the medium start to vibrate when light wavelets from a light source producing from a light source reach to those places in equal times. Therefore, the locus of the entire ether particles in a homogeneous medium vibrating in same phase is called wave front. तो किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगिकाएं, प्रकाश तरंगिकाएं ईथर माध्यम में, ईथर मीडियम में जहाँ पहुँचेंगी तो वहाँ ईथर कण वाइब्रेट हो जाएंगे, वाइब्रेट होंगे, कंपित होंगे और समान समय में चूँकि प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश तरंगिकाएं समान दूरी तय करके एक पार्टिकुलर प्लेस पर, एक खास जगह पर जब पहुँचेंगी तो उनका फेज समान होगा। फेज मीन्स पोजीशन। वाइब्रेटिंग जो लाइट वेव्स है, जो ईथर पार्ट के जो लाइट वेव्स है किसी सोर्स से प्रोड्यूस होकर, लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होकर के चारों ओर जो फैला माध्यम है उसमें समान समय में समान दूरी तय कर जब दूसरी जगह पर पहुंचेगा तो वहाँ जो माध्यम के ईथर माध्यम, जो काल्पनिक माध्यम है जिसे हाइगन ने
एज्यूम किया था। तो वह ईथर कण समान कला में कंपित होंगे। एक होमोजेनियस मीडियम में, समांगी माध्यम में समान कला में कंपित होने वाले माध्यम के कणों या ईथर के कणों का जो लोकस होगा, बिंदु पथ होगा, रास्ता होगा, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तो नाउ राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ तरंगाग्र, द डिफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। The locus of the entire medium particles or ether particles, medium particles vibrating in same phase, क्योंकि जो लाइट वेवलेट्स लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होकर के उस लाइट सोर्स के चारों ओर ट्रेवल करेगा एक पार्टिकुलर टाइम के बाद, तो उन सभी वेवलेट्स किसी होमोजेनियस मीडियम में जहाँ भी पहुँचेगा तो वहाँ मीडियम के पार्टिकल्स, वहाँ उपस्थित मीडियम के पार्टिकल्स, ईथर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो जाएंगे, कंपित हो जाएंगे, और उनका कंपन होमोजेनियस मीडियम में सेम फेज में होगा, समान स्थिति में होगा। फेज का मतलब पोजीशन, लोकेशन। तो उन्हीं समान कला में सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले माध्यम के कणों या ईथर पार्टिकल्स, जो कि एक इमेजिनरी मीडियम है जिसे हाइगन द्वारा एज्यूम किया गया था, तो उन सभी ईथर के कणों का, माध्यम के कणों का होमोजेनियस मीडियम में, समांगी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का जो बिंदु पथ होगा, रास्ता होगा, लोकस होगा, उसे हम वेव फ्रंट कहेंगे, उसे हम वेव फ्रंट कहा जाता है। तो द लोकस ऑफ द इंटायर मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, in a homogeneous medium, homogeneous means समांग, प्रेशर, टेम्परेचर, वहाँ माध्यम का वह सब अगर सेम है किसी खास जगह पर, पार्टिकुलर प्लेस पर, तो उसे होमोजेनियस मीडियम कहा जाता है। होमोजेनियस मीडियम इन सेम फेज, in a homogeneous medium, the locus of the entire medium particles vibrating in same phase in a homogeneous medium is called wave front at a particular time, at a particular instant or particular time is called wave front. In a homogeneous medium, the locus of the entire medium particles vibrating in same phase in a homogeneous medium at a particular instant, किसी खास टाइम पर, किसी पार्टिकुलर टाइम पर, at a particular instant is called wave front. और शेप के आधार पर वेव फ्रंट थ्री टाइप के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स के। फर्स्ट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। सेकेंड वन इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र। एवं थर्ड जो वेव फ्रंट है उसे प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र कहा जाएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट में लाइट सोर्स जो होगा इन्फिनिटी पर होगा, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर होगा, और वहाँ से आने वाले जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका एक स्मॉल पार्ट प्लेन होगा, जिसे प्लेन वेव फ्रंट कहा जाता है। और वेव फ्रंट इंसिडेंट लाइट जो होता है, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
So direction of incident light is perpendicular to the wavefront. After defining wavefront, which is the locus of the entire medium particles vibrating in same phase in a homogeneous medium at a particular instant, particular time, is called wavefront. And wavefront is always perpendicular to the direction of incident light. Write down wavefront, or direction of wavefront is perpendicular to the direction of incident light, to the direction of incident light, incident ray, light ray. So wavefront is perpendicular to the direction of the incident light ray, direction of the incident light ray. अब नाउ टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, जिसे मैंने पहले ही बतलाया कि शेप के आधार पर वेवफ्रंट 3 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट. नाउ टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट. There are 3 types of wavefronts. First is a spherical wavefront. A spherical wavefront. And a spherical wavefront fronts are arises due to a point source of light, because all the particles producing from a point source of light the locus of the entire medium particles lie on the surface of a sphere. So if the light source is a point source, then we get a spherical wavefronts. किसी बिंदु स्रोत के कारण, बिंदु स्रोत, पॉइंट आवेश बहुत छोटा है, एकदम पॉइंट मात्र हो, तो लाइट सोर्स अगर पॉइंट मात्र है, लाइट सोर्स अगर बहुत ही छोटा है, पॉइंट शेप का है, तो उस पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले लाइट वेवलेट्स का जो लोकस होगा उसे स्फेरिकल वेवफ्रंट कहा जाएगा, जो कि स्फेयर होगा, स्फेयर का सरफेस होगा. तो स्फेरिकल वेवफ्रंट इज एराइजेज, लिखिए, इट इज एराइजेज, स्फेरिकल वेवफ्रंट एराइजेज, इट एराइजेज ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स. एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न होने वाला जो वेवफ्रंट होगा उसको स्फेरिकल वेवफ्रंट कहेंगे, इसलिए कि बिंदु स्रोत से, पॉइंट सोर्स से उत्पन्न होने वाला लाइट समान समय अंतराल में, इक्वल टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है. और उस सिचुएशन में जो लोकस होगा इंटायर वाइब्रेटिंग मीडियम पार्टिकल्स, ईथर पार्टिकल्स इन सेम फेज, तो वह लोकस कैसा होगा? स्फेयर होगा, स्फेयर का सरफेस होगा, यहाँ पर कि मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे. तो इस प्रकार से जो वेवफ्रंट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे स्फेरिकल वेवफ्रंट. तो स्फेरिकल वेवफ्रंट इट एराइजेज ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स. एक पॉइंट सोर्स के कारण होगा, क्योंकि पॉइंट सोर्स के कारण जो लाइट वेवलेट्स प्रोड्यूस होगा तो वह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करके स्फेयर के सरकमफ्रेंस पर वाइब्रेट करने का प्रयास करेगा. तो इट इज डिफिनीशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट विच एराइजेज ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स. एक पॉइंट सोर्स अगर देखें हम, एक पॉइंट सोर्स एक बिंदु मात्र है, एक पॉइंट सोर्स. अब यहाँ से पॉइंट सोर्स से लाइट रे चल करके सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा.
ये सिमेट्रिक शेप हो जाएगा, जो ऑब्टेन होगा सिमेट्रिक शेप होगा स्फेयर। तो इस ढंग से देखें, समान समय में समान डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी पॉइंट सोर्स एस से। यहाँ पर लाइट सोर्स जो है एकदम पतला पॉइंट सोर्स है, बिंदु मात्र है। तो यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला लाइट रे अगर होमोजेनियस मीडियम है तो होमोजेनियस मीडियम में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका जो पोजीशन है, लोकेशन है किसी टाइम टी पर, ये सभी को एरो मार्क जो है सभी ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स के। यहाँ देख सकते हैं हम ये, फिर यहाँ से एक और रे। तो इस प्रकार लाइट वेव्स पॉइंट सोर्सेस से प्रोड्यूस होकर के, दिस इज ए पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्सेस से प्रोड्यूस होकर के सेम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका जो लोकस होगा, लोकस लिया जाएगा, वह जो बिंदु पथ लिया जाएगा वह स्फीयर हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, जो वेवलेट यहाँ पहुँच गया है। अब देखिए स्फीयर ऑब्टेन हो गया, यहाँ शेप जो है स्फेरिकल शेप का स्फीयर ऑब्टेन हो गया। देखिए, तो ये जो इन्वेलप है इसी को हम कहेंगे, ये जो इन्वेलप है सर्कुलर स्फेरिकल शेप का, इसी को हम कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये पॉइंट सोर्स है बीच में। इस प्रकार से स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो भी मीडियम पार्टिकल्स होंगे इसी स्फीयर के लोकस पर, सरकमफ्रेंस पर कंपित होंगे, तो इसे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे, जो कि एक पॉइंट सोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। ये फिगर 1 रिप्रेजेंट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। Now cylindrical wave front. It arises due to a cylindrical wave front arises due to a line source or linear source, for example a slit, और स्लिट को लाइट से इल्यूमिनेट करेंगे, प्रकाशित करेंगे, तो उस लाइन स्लिट के कारण, उस लीनियर स्लिट के कारण जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा उसको हम सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहेंगे। और ऐसा इसलिए होगा कि जो सभी पॉइंट्स हैं वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो उनका जो लोकस होगा, उनका जो रास्ता होगा, बिंदु पथ होगा, वह सिलिंड्रिकल के किसी सिलेंडर के स्फीयर पर होगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। It arises due to a line source or a linear source, for example a slit, रेखा चित्र जिसे कहा जाएगा। It arises due to line source, to a line source or linear source, because all the points vibrating in a homogeneous medium lie in the same plane, and locus of the entire particles lie in the same plane, same phase, is called wave front. It arises due to a line source और a slit। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक लाइन सोर्स है, ओ डैश, इसे देखा जाए, यहाँ ये लाइन सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला वेवलेट्स इक्वल टाइम में इसके दोनों तरफ, दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। और जो भी मीडियम पार्टिकल हैं यहाँ पर
उन्हें डिस्टर्ब करेगा, लाइट वेवलेट्स। इसके कारण जो लोकस होगा इंटायर वाइब्रेटिंग मीडियम पार्टिकल्स का, वह सिंड्रिकल शेप के सिंडर के सरफेस पर होगा। ये सिंडर का शेप बन जाता है। अब इसे अगर ज्वाइन करते हैं हम, देखिए सिंडर का शेप बन गया। टेंजेंट ड्रॉन किए हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉन करते हैं। और ये लाइन सोर्स है, स्लिट हो सकता है रेखा चित्र। अब ये जो शेप बन गया, अगर इसे ऊपर और नीचे इसके कर्व के शेप को मिला दें, ये जो शेप हुआ एकदम सिलेंडर के शेप का हो गया। तो ये फिगर 2 में रिप्रेजेंटेड है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। Now plane wave front, which is the last type of wave front. Plane wave front. It arises due to a light source which is at infinite distance. Infinite means very large distance. तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक स्मॉल पार्ट अगर लिया जाए तो वह प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है। तो प्लेन वेव फ्रंट it arises due to light source due to light source due to a light source situated at very large distance, that is infinity, very large distance. और स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पोर्शन वह हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। A small part of a spherical wave front is plane wave front. A small part of a spherical wave front is plane wave front. A small part of a spherical wave front is plane wave front. A small part of a spherical wave front from infinity, when the light ray coming from infinity is प्लेन वेव फ्रंट। जैसे इसे हम देख सकते हैं डायग्राम से, लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट सपोज करते हैं, और प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट का ही एक छोटा सा स्मॉल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर लाइट सोर्स
इन्फिनिटी पर है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है। तो इस प्रकार जो शेप मिलेगा यही प्लेन वेव फ्रंट है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा शेप जो प्लेन है, इसको प्लेन वेव फ्रंट कहा जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो लाइन यहाँ 3 लाइन्स रिप्रेजेंट किया गया है, इसे हम प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। ये प्लेन है, समतल है। दिस इज the geometrical representation of plane wave front in figure 3. Now, Huygens principle. A Dutch physicist, Huygens, put forwarded a very important law in wave optics, which represents the geometrical representation of wave front, and it is used to find the new position of a wave front at any particular instant of time. हाइजन का प्रिंसिपल, जिसे हाइजन के द्वारा दिया गया, एक हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइजन्स थे, उनके द्वारा, जो कि लाइट वेव्स का एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्यामितीय ढंग से निरूपण है, और इसकी सहायता से किसी समय तरंगाग्र की नई स्थिति मालूम की जा सकती है अगर पूर्व में स्थित, पहले स्थित तरंगाग्र का पोजीशन मालूम हो। The assumptions of Huygens principle are all the sources, all the light sources lie on the surface of a wave front, behave as new sources of light, and from each point of the wave front, light originate and travel with same speed as the wave front from a light source. At any instant, the position of a new wave front is given by the envelope drawn or tangent drawn over the surface of the spheres drawn of radii equal to a speed of light multiplied by time, that is c into delta t, जैसा कि इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वेव फ्रंट का, जिसमें किसी टाइम t पर या t बराबर 0 पर भी स्टार्टिंग मान सकते हैं। ये भी एक वेव फ्रंट है जो कि कर्व शेप का है, और ये प्रोड्यूस होता है लाइट सोर्सेस के द्वारा, और लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाला
सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है ऑब्टेन होता है AB। अब इसका ईच पॉइंट वेव फ्रंट का ईच पॉइंट ABCDE ये सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे और इनसे लाइट वेव प्रोड्यूस होगा जैसा कि मेन सोर्सेस से होता है। अब T इक्वल टू डेल्टा टी टाइम पर वेव फ्रंट की नई स्थिति जानने के लिए जो स्फेयर्स है इसको सेंटर, ईच स्फेयर जो एक दूसरे से इंटरसेक्टेड है उसके स्फेयर को सेंटर मानते हुए एक टेंजेंट इस पर खींचेंगे जो कि वेव फ्रंट का पोजीशन होगा T बराबर एट टाइम T एंड दैट वेव फ्रंट इज AB। According to Huygens principle, this wave front, every point of this wave front A, B, C, D, E produces secondary wavelets, and after time T plus delta T, the tangent or envelope drawn at the spherical surfaces of these waves and the envelope or tangent A dash B dash is the position of advanced wave front, while A double dash B double dash is the position of backward wave front. But in Huygens principle, backward wave front A double dash B double dash is not allowed. Therefore, only advanced wave front A dash B dash occurs or survives. This position of new wave front A dash B dash after time T plus delta T, तो इसके लिए जो स्फेयर है डिफरेंट स्फेयर इसको सेंटर को इसके डिफरेंट पॉइंट्स A B C D E F, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स इसके सेंटर्स को इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं A B C D E, इसको सेंटर पर सिचुएटेड मान करके अगर स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल सपोज करते हैं C इंटू डेल्टा टी, तो जो न्यू इन्वेलप होगा सबको C इंटू डेल्टा टी, ये जो हमने C इंटू डेल्टा टी दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल। तो इस प्रकार ये T प्लस डेल्टा टी टाइम पर वेव फ्रंट का न्यू पोजीशन होगा जिसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा जाएगा, और ये पहले का पोजीशन है T इक्वल टू 0 पर। शुरू में T इक्वल टू 0 पर ये तरंगाग्र का वेव फ्रंट का पोजीशन है। तो आगे एडवांस करने वाला जो वेव फ्रंट है A डैश B डैश, वही हाइगन्स के प्रिंसिपल के अनुसार ये लाव होगा, जबकि बैकवर्ड जो वेव फ्रंट है A डबल डैश B डबल डैश, वह उसे हाइगन्स प्रिंसिपल में डिसअलाउड कर दिया जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वेव फ्रंट दिखाया गया है AB वेव फ्रंट है, A डैश B डैश इज द एडवांस वेव फ्रंट है एंड A डबल डैश B डबल डैश भी वेव फ्रंट का पोजीशन है, लेकिन थोड़ा बैक साइड में पड़ जा रहा है। और बैकवर्ड जो वेव फ्रंट होगा उसे वेव ऑप्टिक्स अलाउ नहीं करता है। केवल फॉरवर्ड जो इन्वेलप होगा A डैश B डैश या फॉरवर्ड वेव फ्रंट,
उसे ही वही प्रोपेगेट करेगा मीडियम में। ये जब पॉइंट सोर्स है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ है ये सभी, ये स्फेरिकल, ये चूँकि पॉइंट सोर्स है इसलिए स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट होगा, इसलिए कर्व शेप का यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। के बाद ये पोजीशन इसका वेव फ्रंट का ये हो जाता है। यहाँ ये भी है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, एंड नाउ इट इज इन लेफ्ट साइड ऑफ द वेव फ्रंट, ओरिजिनल वेव फ्रंट ए बी। इसी से लाइट प्रोड्यूस होगा इसके प्रत्येक पॉइंट से, ए से, बी से, सी से, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करके सी इंटू डेल्टा टी कवर करके इस पोजीशन पर ए डैश बी डैश पर पहुंच जाएगा। और उस सिचुएशन में अब जो इन्वेलप होगा जो कि टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर वेव फ्रंट के न्यू पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा ए डैश बी डैश, तो इसे ही हम सेकेंडरी वेवलेट्स का न्यू पोजीशन कहेंगे, या न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट हो गया ए डैश बी डैश। और ए डबल डैश बी डबल डैश जो वेव फ्रंट है ये पीछे होने के कारण, बैकवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण इसे अलाउ नहीं किया जाता है हाइगन्स प्रिंसिपल में। इस प्रकार हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वेव फ्रंट्स का, और हाइगन्स प्रिंसिपल के हेल्प से हम वेव फ्रंट की किसी टाइम टी पर या टी प्लस डेल्टा टी पर नई स्थिति मालूम कर सकते हैं। ए डैश बी डैश सभी को टच करते हुए जाने वाला लाइन, जाने वाला इन्वेलप वही न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट होगा। तो ये जब पॉइंट सोर्स है लाइट तब ये वेव फ्रंट स्फेरिकल शेप का है, लेकिन जब लाइट सोर्स इन्फिनिटी पर है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, तो उसके कारण ये जो वेव फ्रंट इसमें दिखलाई दे रहा है ये वेव फ्रंट प्लेन होगा। और इसके बाद टी टाइम के बाद, टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद न्यू पोजीशन मालूम करना है वेव फ्रंट का। तो इसके लिए ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको सेंटर मानते हुए स्फेयर का, ये स्फेरिकल आर्क का है, स्फेयर का सेंटर मानते हुए सी इंटू डेल्टा टी रेडियस का एक सी इंटू डेल्टा टी रेडियस का स्फेयर्स खींचे जाते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डेल्टा टी टाइम के बाद, ये सी इंटू डेल्टा टी टाइम के बाद वेव फ्रंट की नई स्थिति होगी, और ये फॉरवर्ड वेव फ्रंट हो गया ए डैश बी डैश, जिसे तो अलाउ किया जाता है, लेकिन बैकवर्ड जो इन्वेलप होगा या बैकवर्ड पीछे की ओर, उसको हाइगन्स प्रिंसिपल अलाउ नहीं करता है। तो केवल एडवांस जो आपका इन्वेलप है या टेंजेंट है जो स्फेरिकल सरफेसेस पर ड्रॉन किया हुआ है, तो वही एक्सेप्टेड होगा हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार। तो नाउ Huygens principle is based on two assumptions, that is every point of a wave front behaves as secondary sources of light, वेव फ्रंट के प्रत्येक बिंदु से प्रत्येक ईच पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का एक्ट करता है, वर्क करता है, और उससे लाइट रे प्रोड्यूस होकर के ईथर मीडियम में उतनी ही स्पीड से आगे ट्रेवल करेंगी जितना कि एक्चुअल सोर्स एस से प्रोड्यूस होने वाली लाइट रे। अब एस से प्रोड्यूस होने वाला लाइट रे जो मेन सोर्स है, उसके कारण यहाँ टी टाइम पर वेव फ्रंट का सिचुएशन, इससे पोजीशन है ए बी है,
अब हाइगन के अनुसार इस वेव फ्रंट ए बी के प्रत्येक पॉइंट, जैसे ए है, बी है, सी है, इसका इस वेव फ्रंट पर डिफरेंट पॉइंट्स शो किया गया है। तो इससे लाइट रे प्रोड्यूस होकर के डिफरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस होकर के आगे मीडियम में ट्रेवल करेंगे। तो किसी समय टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद वेव फ्रंट की नई स्थिति जानने के लिए जितने भी वेव फ्रंट ए बी पर जो सेंटर दर्शाए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो उसको सेंटर मानते हुए सी स्पीड ऑफ लाइट है इंटू डेल्टा टी टाइम है, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज द डिस्टेंस। तो इस प्रकार ये डिफरेंट स्फेयर के सेंटर को, डिफरेंट स्फेयर्स को सेंटर को, जो कि वेव फ्रंट ए बी पर सिचुएटेड है, तो उसको सेंटर मान करके डिफरेंट रेडियाई का स्फेयर्स खींचे जा सकते हैं। और उस स्फेयर को टच करके जो इन्वेलप ए डैश बी डैश को ड्रॉन किया गया है, तो ये जो इन्वेलप है यह टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद वेव फ्रंट की नए पोजीशन को बतलाता है। टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद ये पोजीशन है न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया पहले भी कि हाइगन्स प्रिंसिपल बैकवर्ड जो ए डबल डैश बी डबल डैश बैकवर्ड जो इन्वेलप है, टेंजेंट है, इसको अलाउ नहीं करता है, इसलिए केवल फॉरवर्ड जो वेव फ्रंट होगा ए डैश बी डैश उसी को ही अलाउ करेगा। हालांकि यहाँ पर बैकवर्ड जो वेव फ्रंट है उसे भी रिप्रेजेंट किया गया है फिगर में। तो ये वेव फ्रंट हुआ यहाँ किसके कारण, जब लाइट सोर्स कैसा होगा, स्फेरिकल होगा तब, और लाइट सोर्स जब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा तो उसके कारण जो वेव फ्रंट होगा, ये वेव फ्रंट देखिए टी टाइम पर है, वेव फ्रंट ए बी, टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद ए डैश बी डैश है। फिर इधर भी फॉरवर्ड, इधर भी बैकवर्ड पोजीशन पर यहाँ जो बैकवर्ड वेव फ्रंट है ए डबल डैश बी डबल डैश, तो इसे हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार इसे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हाइगन्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन टू एजम्पशन which is every point of a wave front behaves as secondary sources of light and they emit secondary wavelets which travel through the ether medium. Ether is an imaginary medium which was assumed by Huygens, because according to Huygens light cannot travel without a medium. लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, अदरवाइज लाइट मीडियम से होकर लाइट ट्रेवल नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, ये एजम्पशन था उनका। which travel through the ether medium with same speed as the light wavelets produced from the original source of light S, as the original light source S से प्रोड्यूस होकर के जितना स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगा मीडियम में, ईथर मीडियम में प्रोपेगेट करेगा, उतना ही स्पीड से ये वेव फ्रंट ए बी के एवरी पॉइंट ए बी सी डी से भी लाइट प्रोड्यूस होगा और आगे ट्रेवल करेगा उतना ही स्पीड से। अगर स्पीड एस से प्रोड्यूस होने वाला लाइट रेज का स्पीड सी है, तो यहाँ वेव फ्रंट के भी प्रत्येक पॉइंट से प्रोड्यूस होने वाले लाइट रे का स्पीड सी ही होगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, विच ट्रेवल्स एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट behaves as secondary sources of light and they emit secondary wavelets which travels through the ether medium with same speed as that of the light wavelets produced from original source S, as that of light wavelets produced from
produced light wavelets which are produced from original light sources, light source S। तो हाइजेंस प्रिंसिपल का ये फर्स्ट पार्ट हो गया एजम्पशन का। और सेकेंड पार्ट में न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट को मालूम करने के लिए जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे हम, उसके वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट्स पर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसको सेंटर मान करके स्फेरिकल रेडियस स्फेयर ड्रॉन करेंगे। सपोज करते हैं सी इंटू डेल्टा टी रेडियस का स्फेयर ड्रॉन करेंगे और उसको टच करने वाला जो इन्वेलप होगा ए डैश बी डैश एंड फिर ए डबल डैश बी डबल डैश, यही न्यू पोजीशन होगा वेव फ्रंट का। तो ए डैश बी डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट है, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन ए डबल डैश बी डबल डैश को अलाउ नहीं किया जाता है। ए डैश बी डैश इज द न्यू पोजीशन of the wave front after time at time t plus delta t, while at time t t0 भी लिया जा सकता है, नहीं तो t कोई पार्टिकुलर टाइम होगा। मान लिया कि लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस होकर के लाइट यहाँ पहुँचा है ए बी पर, लाइट यहाँ पर पहुँचा है इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करके। तो ये सभी जो पोजीशंस हैं, पॉइंट्स हैं इस पर वेव फ्रंट पर, वो सेकेंडरी सोर्स का बिहेव करेगा। तो टी टाइम के बाद इसका पोजीशन है वेव फ्रंट का, अगर ए बी है तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद नया पोजीशन ए डैश बी डैश होगा। तो ए डैश बी डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी बाई टेकिंग different points of the wave front as center and after drawing a distance equal to c into delta t as radius of the sphere. So a dash b dash is the new position of the wave front after time t plus delta t. By assuming different points a, b, c, d, etc. of the wave front as centers and drawn spheres of radii, स्पीड ऑफ लाइट इज c है तो c इंटू डेल्टा टी। तो ये जो न्यू इन्वेलप होगा ये वेव फ्रंट के नए पोजीशन को बतलाएगा। और इसी के साथ हाइगन प्रिंसिपल के साथ ये पार्ट जो चैप्टर 10 का फर्स्ट पार्ट था वो समाप्त होता है। और अगले पार्ट में एक इसी हाइगन प्रिंसिपल पर बेस्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं डिस्कस करूंगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में उसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो उसे डिस्कस करूंगा। और ये हाइजेंस प्रिंसिपल भी शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यूजुअली 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में हाइजेंस प्रिंसिपल को भी पूछा जाता है। और डिफिनीशन ऑफ वेव फ्रंट और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट को भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स में डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑल ओवर इंडिया उसमें पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।